तो हमने प्रस्तावना में जो छोड़ा है वहीं पर आ जाते हैं। अब प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी भी कहते हैं और प्रस्तावना को और भी कई विद्वानों ने अपने अपने नाम से कहा है। तो कईयों ने आत्मा कहा है, तो कईयों ने और तो इसकी हम प्रकृति देखते हैं। तो पिछले वाला आप वीडियो देख लेना। प्रस्तावना की प्रकृति हमने संप्रभुता को क्लियर कर लिया था। ये संप्रभुता होती क्या है आखिरकार, आपने पढ़ा होगा संप्रभुता, समाजवाद, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, पर ये होता क्या है। तो ये हमने संप्रभुता देख लिया अच्छी तरीके से, आप वीडियो देख लेना, 3-4 मिनट का होगा। अब हम पढ़ेंगे समाजवाद। समाजवाद ये क्या होता है, तो ये इसकी मतलब प्रस्तावना में ये शब्द आते हैं 4, ठीक है। तो अब ये होता क्या है आखिरकार, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ आज हम समझेंगे, ठीक है। तो समाजवाद का मतलब होता है कि जो राज्य है उसमें समाज मतलब उसमें समाज किस तरीके का है। तो अब देखेंगे आप, भारतीय प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कैसा समाज होगा, भारतीय लोकतांत्रिक, कैसा होगा, भारतीय लोकतांत्रिक। अब हम भारतीय समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, समाजवाद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रस्तावना के बारे में तो कैसा होगा, भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत में कैसा, भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोगों का समाजवाद। तो अब देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ठीक है। अब भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका मतलब ये होता है कि कल्याणकारी राज्य का मतलब ये होता है कि जो सरकार पर जो शासन, जनता पर जो शासन कर रहे हैं प्रधानमंत्री है, तो वो क्या करेंगे, जनता के लिए नई नई योजनाएं लेके आएंगे, जैसे कि उज्ज्वल योजना है, विश्वामित्र योजना है, और भी बहुत सारी योजनाएं। और जो खाते खोलते हैं बैंक में उनके अंदर महिलाओं के पैसे आते हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं। तो चिरंजीवी योजना है जो पहले अशोक गहलोत ने चलाई थी। तो इस तरीके से जो मतलब नई नई योजनाएं लोगों के ऊपर, और उससे क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, मतलब वहां पर लोग सुखी से रहेंगे। तो भारतीय समाजवाद कैसा, लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, क्यों, वहां पर सुख समृद्धि और वहां पर संसाधन की कमी ना हो और वहां पर डेवलपमेंट हो, उद्योग, नए नए उद्योग लगाए। तो ये होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना करना। और इसका और एक है शक्ति और धन के संकेंद्रण को रोकना, ठीक है। शक्ति और धन के संकेंद्रण को रोकना। शक्ति और धन के संकेंद्रण को रोकने का मतलब ये हुआ कि जैसा कि देश में ऐसा हो जाए कि कोई कर ना दे, टैक्स ना दे, तो अमीर है ना वो ज्यादा अमीर हो जाएगा, कर नहीं देगा वो ज्यादा अमीर हो जाएगा, तो गरीब वह गरीब ही रह जाएगा। तो सरकार क्या करती है, अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको कम करने की कोशिश करती है, और ज्यादा किसी के पास पैसा ना हो तो अमीर पे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, और उस पर धन का मतलब शक्ति, मतलब धन और शक्ति, ताकि कोई अपना वर्चस्व स्थापित ना करे, और कहाँ निजीकरण करना है, कहाँ सार्वजनिक करना है उद्योगों में, तो उसका पूरा ध्यान सरकार रखती है। तो इसलिए सरकार क्या करती है, शक्ति और धन के संकेंद्रण को रोकती है कि धन एक आदमी के पास, एक व्यक्ति के पास न जाए। तो ये हो गया आपके समाजवाद। अब हम पढ़ेंगे पथ निरपेक्षता। पथ निरपेक्ष क्या होते हैं, तो आप धर्म निरपेक्षता पढ़ते हो, लेकिन ये पथ निरपेक्ष एक्चुअली क्या होता है, आप धर्म निरपेक्ष मत बोलना, पथ निरपेक्ष। प्रस्तावना में एक्चुअली शब्द यही है, पथ निरपेक्षता का प्रयोग हुआ है। तो पथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, आप खूब पढ़ते हो, ठीक है।
तो आपको पता ही होगा परनिष्पेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे भारत में राष्ट्रीय धर्म है, नहीं होगा। तो भारत में मतलब राज्य में कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को ज्यादा संरक्षण दे दिया, मुसलमानों को कम, तो हिंदुओं को मतलब उनको योजना में ज्यादा वरीयता दे दी, ऐसा नहीं। सबको समान रूप से वहां पर बांटा जाता है और समान रूप से सबको वरीयता दी जाती है। तो इसका एक पॉइंट आपको ये लिखना है कि कोई राष्ट्रीय धर्म राज्य का नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रीय धर्म राज्य का नहीं होगा, नहीं होगा। एक पॉइंट ये बन गया पथ निरपेक्षता। एक तो मतलब ये हो गया कि राष्ट्रीय धर्म राज्य का नहीं होगा। दूसरा मतलब ये होता है कि वहाँ के लोग होते हैं जो राज्य में, भारत में जो निवास कर रहे हैं व्यक्ति, तो वहां पर उनको अपने धर्म के अनुसार उनको पालन करने की पूरी आज्ञा है। ऐसा नहीं कि सरकार या कोई बड़ा व्यक्ति बोल दे कि आप अपने धर्म को मत मानो, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर नागरिक अपने इच्छा अनुसार धर्म परिवर्तन कर सकते हैं और अपने धर्म को समान संरक्षण दे सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार धर्म को मानते। तो नागरिक क्या करते हैं, अपने इच्छा अनुसार धर्म को अपना सकते हैं। नागरिक अपना धर्म इच्छा से अपनाना या इच्छा से उसका पालन कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। तो ये हो गया कि नागरिक अपना धर्म इच्छा से अपना सकते हैं, किसी भी दूसरे धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं। उस पर कोई राज्य वहां का जो शासन कर रहा है, जो शासन में, वो उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि आपने ये धर्म क्यों अपनाया। अब तीसरा इसका हो जाएगा कि किसी भी धर्म को, तीसरा अब इसका हो जाएगा सभी धर्म को क्या करेगा राज्य, समान संरक्षण और वरीयता देगा। सभी धर्मों को समान संरक्षण और वरीयता देना। इसका मतलब क्या होता है कि जो राज्य है वो सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। ऐसा नहीं कि आप मंदिर मत बनाओ, आप मस्जिद मत बनाओ, आप गुरुद्वारे मत बनाओ, ऐसा नहीं। वो सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा, सभी धर्मों को वो अपने स्थान जो बनाने के लिए उसको वो भूमि वगैरह सभी देगा और समान वरीयता भी लोगों को क्या देगा, समान वरीयता भी देगा। ऐसा नहीं किसी के साथ भेदभाव कर दिए, ऐसा नहीं होगा। तो समान संरक्षण, समान वरीयता और राज्य खुद का कोई धर्म होता नहीं है और वो सभी धर्मों को हम क्या कहते हैं, पथ निरपेक्ष कहते हैं। तो इसी के साथ पथ निरपेक्षता का, आप अभी आपको पथ निरपेक्षता का मतलब पूछेंगे ना, तो पथ निरपेक्षता इतना बड़ा मतलब होता है, ठीक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि वहां पर जो सरकार होगी ना वो निर्वाचित होगी। वहां पर सरकार को क्या, जनता निर्वाचित। अभी आपको पता है लोकतंत्र मतलब लोकसभा के वोट आए थे, तो वहां पर क्या किया, प्रत्येक नागरिक ने, भारतीय प्रत्येक नागरिक ने वहां पर अपना वोट दिया। तो वो लोकतांत्रिक। और जो अभी सरकार बनेगी बीजेपी, जिसकी कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की बनेगी, तो जिसको लोग चाहते थे, जिसकी ज्यादा सीटें आई उसकी सरकार बनी। अब देखिए आप, अगर लोग चाहते तो कांग्रेस को बना सकते हैं, लोग चाहते बीजेपी को बना सकते हैं, लोग चाहते अन्य दल को बना सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, मतलब किसी को सीट से हटाना है या सीट पर बिठाना है, तो वो कौन निश्चित करता है, लोग करते हैं। लोगों द्वारा निश्चित सरकार, लोगों के ऊपर कौन शासन करेगा ये कौन निश्चित करता है, लोग निश्चित करते हैं। तो इसका मतलब लोकतांत्रिक का सीधे सरल शब्दों में हम कहें तो क्या होगी, सरकार निर्वाचित होगी लोगों के द्वारा, ठीक है। 5 साल में जैसा हमारा
संविधान कहता है कि 5 साल में वापस वोट होने चाहिए। सरकार क्या होगी? निर्वाचित होगी। ठीक है, इसका सीधे सरल शब्दों में कहे तो क्या होगी? सरकार निर्वाचित होगी। मतलब लोग अपना वोट देके उसे निर्वाचित 5 साल के लिए करेंगे। अगर लोगों को पसंद नहीं आई उनके काम और तो वापस उसे क्या वापस बिठा देंगे। तो ये होता है लोकतांत्रिक का मतलब। अब लोकतांत्रिक मतलब के लिए एक अब्राहम लिंकन का कोटेशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आता है आपके मतलब लोगों का शासन। ये कहता है लोगों का शासन, लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन, लोगों के द्वारा शासन, द्वारा लोगों के लिए शासन, लोगों के लिए शासन। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोगों का शासन। अब लोगों का शासन कैसे हुआ? अब सरकार सुनेंगे, वो सुनी किसने? लोगों ने। लोगों के द्वारा शासन और लोगों के लिए शासन। सरकार को पहले अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो उसे हटा सकती है, तो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार क्या करती है? शासन करती है। तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो ये होता है लोकतंत्र का सीधे सरल शब्दों में अर्थ। अब हम आपको पढ़ेंगे गणराज्य क्या होता है। गणराज्य, गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या होता है? अब गणराज्य का मतलब होता है कि वहां पर जो निर्वाचित होगा प्रमुख, वो क्या होगा? निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। मतलब शासन वंशानुगत नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? वंशानुगत नहीं होगा। नहीं होगा। शासन कैसा होगा? वंशानुगत नहीं होगा। वहां पर जो प्रमुख होगा वो क्या होगा? निर्वाचित होगा। प्रमुख कैसा होगा? प्रमुख क्या होगा? निर्वाचित होगा। यहां पर लिख देता हूं, प्रमुख कैसा होगा? निर्वाचित होगा। प्रमुख निर्वाचित होगा। तो ये होता है गणराज्य का मतलब। तो भारत में कैसा है? लोकतांत्रिक गणराज्य शासन। शासन वंशागत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अब पहले की तरह राजा था उसका बेटा शासन बन गया, ऐसा नहीं। वंशागत नहीं होगा, वहां पर चुनाव होगी और इसका मतलब होगा गणराज्य का कि प्रमुख जो निर्वाचित होगा, प्रमुख मतलब अब राष्ट्रपति है तो उसका भी निर्वाचन होता है। और इस तरीके से हमारा राष्ट्रपति निर्वाचन होता है, उसमें हमारे द्वारा चुने गए कैंडिडेट वहां पर निर्वाचित करते हैं। तो प्रमुख का भी वहां पर निर्वाचित होगा। ऐसा नहीं वहां पर वंशागुणित हो। तो कई अभी भी राज्यों में ऐसा वंशागुणित है। तो आज हमने लोकतांत्रिक के बारे में पूरा फुल डिटेल के बारे में पढ़ा। आप कभी नहीं भूलोगे ये